arparadio.com की प्रस्तुति ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है। लेखिका श्रीमती शकुंतला बृजमोहन। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। प्रस्तुत कहानी का नाम बेमेल रिश्ता। एक भीनी खुशबू का झोंका आते ही लड़के जो हो हल्ला मचा रहे थे ऐसे चुप होकर बैठ गए जैसे किसी गंभीर विषय पर सोच रहे हों। पेछल पास आती गई और कमरे में दाखिल हुई प्रोफेसर सुनंदा। लड़के आदर से खड़े हो गए। प्रोफेसर सुनंदा के पास वो सभी कुछ था जिससे वो लड़कों को पालतू बना चुकी थीं। बेपनाह सुंदरता के संग संग अपने विषय में पारंगत थीं। शुरू में लड़कों ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की थी, पर जब सभी ने देखा कि कठिन से कठिन विषय को वो चुटकियों में हल कर देती थीं, तो वे चुप होकर बैठ गए। प्रोफेसर सुनंदा को जो देखता ही रह जाता। उनकी उम्र का पता लगाना मुश्किल था। चंडीगढ़ में एक समृद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ था। कई बार सौंदर्य प्रतियोगिताओं में वो इनाम प्राप्त कर चुकी थीं। गुलाबी गालों में डिंपल और नीली आंखों ने उनकी सुंदरता में चार चांद लगा दिए थे। पहनने के कपड़ों के चुनाव में भी उनकी परिष्कृत रुचि का पता चलता था। ज्यादातर वो सलवार कमीज ही पहनती थीं, पर कभी साड़ी पहनती तो लड़के मुग्ध होकर देखते रह जाते। ये नहीं कि उस दृष्टि में कलुषता रहती हो, पर उसमें प्रशंसा का भाव रहता था। सुंदर चीज को देखने का सभी का मन होता है। उनके सहयोगी उनकी सुंदरता और विद्वत्ता के कायल थे। इतना कुछ पाकर भी लोगों को आश्चर्य होता था कि वो अब तक कुंवारी क्यों हैं। लड़कों ने काफी कोशिश की कि पता चले, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। सभी ने सोचा वो धोखा खाई स्त्री हैं, तभी किसी से उनकी मित्रता नहीं है। पुरुष तो पुरुष, स्त्रियों से भी उनकी दोस्ती नहीं थी। वो अपने काम से काम रखती थीं। लड़कों को जो भी पूछना होता वो कॉलेज में ही बता देती। घर आने की किसी को छूट नहीं थी। ज्यादा समय वो लाइब्रेरी में व्यतीत करती थीं। एक दिन एक नया लड़का क्लास में आया। वो लड़का ना होकर एक प्रोफेसर सा लगता था। स्वस्थ शरीर, गोरा गुलाबी रंग, उसकी नीली आंखों में अपनी तरफ खींचने की अद्भुत क्षमता थी। अपने सुदर्शन व्यक्तित्व के कारण वो सभी लड़कों का दोस्त बन गया। पहले दिन ही वो सुनंदा को मुग्ध दृष्टि से निहारता रहा और मन ही मन बोला, क्या रूप पाया है। अब वो बार बार सुनंदा से प्रश्न पूछता। सुनंदा सभी प्रश्नों का उत्तर देती, पर कभी कभी वो खींच जाती क्योंकि प्रश्न सारहीन होते थे। पर उसने धैर्य नहीं खोया। एक दिन उसने सुनंदा से कहा कि उसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर नहीं आते। प्रश्न ज्यादा है, कॉलेज में पूछने में दूसरे लड़कों का समय बर्बाद होता है। क्या मैं आपके घर आकर प्रश्न हल करवा सकता हूँ? सुनंदा ने रूखे स्वर में कहा, घर में मैं किसी को नहीं बुलाती। जो कुछ पूछना है कॉलेज में ही पूछ सकते हो। लड़के ने कहा, मेरा नाम राहुल है। मेरे पिता लंदन में रहते हैं। माँ है नहीं। यहाँ मेरा कोई मददगार भी नहीं है। आप दया करके अपना थोड़ा सा समय मुझे दे देंगी तो बड़ी कृपा होगी। सुनंदा को गुस्सा आ गया, पर वो अपने पर काबू रखकर बोली, देखिए मिस्टर राहुल, मैंने एक बार मना कर दिया तो क्यों बार बार आप मुझे परेशान कर रहे हैं? मेरा काम कॉलेज में पढ़ाना है, घर में नहीं। जब मैं कॉलेज में आपके सभी प्रश्नों का हल कर रही हूँ तो घर में पढ़ने का क्या मतलब? राहुल का मुंह लटक गया। वो बोला, माफ कीजिए मैडम, आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब रोज ही राहुल मुग्ध दृष्टि से सुनंदा को निहारा करता। उसकी आंखों की भाषा पढ़कर सुनंदा परेशान हो जाती। राहुल क्लास में लेक्चर कम सुनता, बस सुनंदा को निहारा करता। उसकी दिलचस्पी सुनंदा के कपड़ों पर रहती। किस रंग के कपड़े उस पर ज्यादा फपते हैं, बस यही वो देखता। कभी कभी ढीठ होकर वो कह भी देता कि ये रंग आप पर बहुत खिलता है। ज्यादा करके सुनंदा सलवार कमीज पहनती थी, पर जिस दिन वो साड़ी पहनती उस दिन राहुल पूरे घंटे भर उसे निहारता रहता। अपने से 8-9 साल छोटे लड़के का ये पागलपन देख सुनंदा कभी कभी परेशान हो जाती। उसकी दृष्टि में वो एक स्टूडेंट था और वो एक शिक्षिका। आज तक इस तरह की हरकत किसी लड़के ने नहीं की थी। सुनंदा उसकी शिकायत भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी तक उसने कोई गलत व्यवहार उसके संग नहीं किया था। काफी दिन बीत गए। एक दिन सुनंदा को राहुल का पत्र मिला
जिसमें लिखा था कि वो सुनंदा को प्यार करता है, उससे विवाह करना चाहता है। अगर उसने हामी नहीं भरी तो वो आत्महत्या कर लेगा। ये कोरी बकवास न समझें, ऐसा वो करके दिखला देगा। सुनंदा ने समझा ये कोरी धमकी है। अगर उसने अब ज्यादा परेशान किया तो वो वाइस चांसलर से शिकायत कर देगी। सुनंदा चुप होकर घर बैठ गई कि आगे ये लड़का क्या गुल खिलाता है। पर दूसरे दिन राहुल ने सचमुच अपने हाथ की नस काट ली। उसे बेहोश देखकर एक लड़का दौड़कर बाकी लड़कों को बुला लाया। प्रोफेसर भी आए। राहुल के हाथ से बहुत खून निकल गया था। राहुल के पास से पत्र मिला जिसमें लिखा था कि वो सुनंदा मैडम से विवाह करना चाहता था, पर उन्होंने मना कर दिया। उसकी मौत की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। वो मैडम सुनंदा के बिना जीवित नहीं रह पाएगा। अगर वो बच भी गया तो इसी प्रकार आत्महत्या करता रहेगा। पूरे कॉलेज में सुनंदा बदनाम हो गई। सुनंदा लोगों को कैसे समझाती कि 8-10 वर्ष छोटे लड़के से विवाह करके कितनी ही समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। वो परिपक्व दिमाग की है और ये लड़का उससे भी कम गंभीर स्वभाव का। जैसे जवान लड़के हर गंभीर बात को गंभीरता से न लेकर हंसी में उड़ा देते हैं, वैसा ही ये लड़का भी करेगा। उम्र बढ़ने पर सुनंदा अपना सौंदर्य खो देगी, पर उस समय ये लड़का अपनी चरम सुंदरता पर होगा। जब वो सुनंदा को देखेगा तो उसके प्यार का नशा हवा हो जाएगा। जिस सुंदरता के पीछे वो दीवाना है, उसके न रहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तब उसका व्यवहार सुनंदा के प्रति उदासीन हो जाएगा। तब क्या सुनंदा ये झेल पाएगी? उसे अपने फैसले पर क्या पश्चाताप नहीं होगा? इसी कश्मकश में वो कुछ तय नहीं कर पा रही थी। उत्तर में देर होती देखकर राहुल ने फिर नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अब सभी ने सुनंदा को समझाया कि ऐसा सच्चा प्यार करने वाला उसे नहीं मिलेगा। उम्र में वो कम है तो क्या हुआ? पुरुष भी अपने से 8-10 वर्ष छोटी स्त्री से विवाह करते हैं, पर सुखी भी रहते हैं। पति पत्नी के बीच सामंजस्य से बैठना ही सुखी जीवन होता है। उम्र बाधक नहीं होती। सभी के समझाने पर सुनंदा ने विवाह करने पर अपनी सहमति दे दी। सुनंदा की सहमति मिलते ही राहुल खुशी से नाच उठा। सुनंदा ने राहुल से कहा कि अपने पिता को लंदन से बुला लो, उनका आशीर्वाद मैं लेना चाहती हूँ। राहुल बोला, मैंने फ़ोन पर पिताजी से बात की थी, पर ज़रूरी मीटिंग के कारण वो नहीं आ सकेंगे, वो कुछ दिनों बाद आ जाएंगे। पिता के सिवा राहुल का कोई रिश्तेदार नहीं था। सुनंदा चुप हो गई, पर उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक ही बेटा जिसका विवाह हो और पिता को आने की फुर्सत नहीं हो, यह आश्चर्य की बात लगती थी। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। सुनंदा तथा राहुल की जोड़ी की लोगों ने जी खोलकर प्रशंसा की। जरा भी पता नहीं चल रहा था कि राहुल सुनंदा से 8 साल छोटा है। लोगों का कहना था कि इतनी सुंदर जोड़ी बहुत कम देखने को मिलती है। इतनी उम्र होने पर भी सुनंदा की आंखें लज्जा से झुकी जा रही थीं और राहुल हुल्लड़ मचा रहा था। कितने ही लोगों ने सुनंदा से विवाह करना चाहा, पर सभी असफल रहे। पर राहुल को नाज था कि वो इस रूपसी को पाने में सफल हो गया। शादी पर राहुल ने दिल खोलकर खर्च किया। अमीर बाप का बेटा होने से उसे पैसों की कमी थी नहीं। उसने सुनंदा के लिए कीमती से कीमती सामान खरीदा। खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। विवाह के पश्चात राहुल ने पढ़ना लिखना भी छोड़ दिया और सुनंदा को भी कॉलेज से छुट्टी दिलवा दी। वो सुनंदा की हर इच्छा पूरी करने को तत्पर रहता था। सुनंदा चाहती थी कि अगर राहुल के पिताजी नहीं आ रहे हैं तो उन्हें स्वयं लंदन पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। पर राहुल चाहता था कि हनीमून के लिए उन्हें गोवा जाना चाहिए। वहाँ उसके पिता की आलीशान कोठी है, वहाँ वो आराम से रहेंगे, वहाँ कोई टोकने वाला भी नहीं होगा। लंदन में पिता के घर उन्हें वो स्वाधीनता नहीं मिलेगी जो गोवा में मिलेगी। सुनंदा ने सोचा शायद वो ठीक कर रहा है। हनीमून से लौटने पर सुनंदा गंभीरता से अपने अध्ययन में जुट गई, पर राहुल कभी क्लास में जाता तो कभी नहीं। लगता था कि पढ़ाई में उसे कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। सुनंदा उसे समझाती, पर ढीठ बच्चे के समान वो वही करता जो उसका मन करता। उसका मन तो केवल सुनंदा को लेकर घूमना, क्लास में डांस करना, बड़े बड़े होटलों में खाना खाने तक सीमित रह गया। 2 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे राहुल का प्यार का जोश ठंडा पड़ने लगा। जिस शारीरिक सौंदर्य में वो अब तक बंधा था, वो बंधन ढीला होता गया। सुनंदा ने जो सोचा था, अब वो धीरे धीरे सामने आ रहा था। अब राहुल सुनंदा को क्लब में ले जाने की जिद नहीं करता था। सुनंदा सब समझती थी। क्लब में सुंदर जवान लड़कियों के संग उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही थी। वो पानी के समान पैसा लड़कियों पर खर्च कर रहा था। वो जितने रुपए चाहता उसके पिता भेज देते थे। सुनंदा सब देखती। उसका हृदय अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित हो उठता।
पर कोई चारा न देखकर उसने राहुल से साफ साफ बात करने की सोची। रात जब राहुल क्लब से लौटा तो उसने कहा, राहुल, तुम कहते थे तुम्हें मुझसे प्यार है, इसके लिए तुम कई बार जान भी दे चुके हो, पर क्या तुम जानते हो कि प्यार किसे कहते हैं? प्यार का रिश्ता सिर्फ गहरे एहसास भर से है। प्यार दिल से किया जाता है, शरीर से नहीं। प्यार एक अनुभूति है जिसे केवल महसूस किया जाता है। तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं था, तुम्हें केवल मेरे शरीर से प्यार था। अब उससे तुम्हारा मन भर गया। अब इस अनमेल विवाह के बंधन से मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, पर तुम धोखेबाज निकले। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। बेहयाई से हंसता हुआ राहुल बोला, अपना लेक्चर बंद करो। तुम्हें किसने जाने से रोका है? तुम्हें पूरी छूट है, तुम जहाँ चाहो जाओ। तुम में अब बचा ही क्या है जिसके पीछे मैं भागूं? 2 साल में ही तुम बूढ़ी हो गई हो। मुझे देखो, मैं जैसा करते सा सुंदर और जवान हूँ। तुम्हें संग ले जाने में मुझे शर्म आती है अब। जब तुम सुंदर थी तो मैंने तुम्हें सभी सुख दे रखे थे, ये तुम जानती हो ना? सुनंदा बोली, हाँ, मैं मानती हूँ, पर वो सच्चा प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी शारीरिक भूख थी, जिसे मिटाने के लिए तुमने वो सुख मुझे दिए थे। राहुल बोला, तुम जो भी समझो, मैं भी विवाह जैसे बंधन से तुम्हें मुक्त करता हूँ। राहुल से सुनंदा ने तलाक ले लिया। फिर एक दिन वो उस शहर को छोड़कर लंदन पहुंच गई। राहुल के पिता का पता तो उसे मालूम ही था। वो एक बड़े होटल में ठहरी जिसमें राहुल के पिता आया करते थे। शाम वो उस जगह बैठी जहां राहुल के पिता बैठा करते थे। जितना वो अपने को सजा सकती वो सब कुछ उसने किया। उसका रूप दमक उठा। वो एक पत्रिका उठाकर पढ़ने का ढोंग करने लगी। राहुल के पिताजी जैसे ही अपनी टेबल पर पहुंचे, सामने की टेबल पर एक अनिंद सुंदरी हिंदुस्तानी महिला को देखकर अपलक उसे निहारने लगे। किस प्रकार उससे दोस्ती करें ये सोचने लगे। महिला का रुमाल गिरा देख उनको मौका मिल गया। वो सुनंदा की टेबल पर पहुंचे, बोले, मैम, आपका रुमाल गिर गया था। ये कहकर उन्होंने रुमाल सुनंदा को पकड़ा दिया। सुनंदा ने उन्हें धन्यवाद दिया। राहुल के पिता राजेश कुमार लंदन के रईसों में से थे। उन्होंने कहा, मैडम, मैं यहाँ रोज आता हूँ, पर आपको इससे पहले कभी देखा नहीं। शायद आप यहाँ पहली बार आई हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वैसे मेरा नाम राजेश कुमार है। सुनंदा मुस्कुराकर बोली, आपने बिना पूछे अपना नाम बता दिया। फिर आपने मेरा नाम पूछा है? तो सुनिए, मेरा नाम सुनंदा है। मैं यहाँ घूमने आई हूँ। यहाँ के दर्शनीय स्थान देखकर लौट जाऊंगी। राजेश कुमार हंसकर बोले, आप ये शहर छोड़ना नहीं। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपको घुमा सकता हूँ? सुनंदा बोली, नेकी और पूछ पूछ, आप जैसा मित्र मिल जाए तो मेरा भाग्य ही कहा जाएगा। राजेश कुमार बोले, तो देर किस बात की? कल सुबह मैं आपके होटल आपको लेने पहुंच जाऊंगा। राजेश कुमार को नमस्कार करके सुनंदा होटल पहुंच गई। होटल पहुंचकर वो खूब हंसी, क्योंकि उसी ने जानबूझकर रुमाल गिराया था। अब रोज ही दोनों घूमने जाते थे। सुनंदा ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। महीनों दोनों सैर करते रहे। सुनंदा ने पाया राजेश कुमार बहुत साफ दिल के आदमी हैं। दोस्ती के मध्य उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे साबित होता कि वो गिरे चरित्र के व्यक्ति हैं। वो हमेशा शालीनता से पेश आते थे। एक दिन उन्होंने सुनंदा से कहा कि वो किसी गंभीर विषय पर उससे बात करना चाहते हैं। सुनंदा मुस्कुराकर बोली, हमारे बीच कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती जिसको कहने में आपको संकोच हो। आप बेखटके होकर उस गंभीर बात को कह सकते हैं। यद्यपि सुनंदा समझ गई थी कि ये गंभीर विषय क्या है। राजेश कुमार बोले, अभी तक हमारी दोस्ती का संबंध है, पर अब मैं चाहता हूँ कि हमारे इस संबंध से बढ़कर संबंध स्थापित हो जाए। हम एक दूसरे को परख चुके हैं। अब हम शादी के बंधन में बंध जाए तो आपको आपत्ति तो नहीं होगी? लज्जा से लाल होती सुनंदा बोली, आप जैसा पुरुष पाकर कौन स्त्री भाग्यवान न होगी? रात्रि से पहले सुनंदा ने राजेश से कहा, आपने कहा था कि आपका एक बेटा भी है, क्या उसे नहीं बुलाइएगा? राजेश कुमार के चेहरे पर दुख की घनी छाया तैर गई। वो बोले, उस नालायक बेटे को क्यों बुलाऊं? मेरे लिए वो मर चुका है। जैसे उसकी माँ थी वैसे ही वो भी है। अपने अतीत को याद करके उनकी आंखें भर आईं। वो बोले, उन यादों के पिंजरे में आज तक छटपटाता मेरा मन का पक्षी हजारों बार आहत हुआ है। उनकी आंखों में अतीत के दिन कैक्टस की तरह चुभने लगे। अपने को संयत कर वो बोले, जो मानसिक पीड़ा मेरी पत्नी और बेटे ने दी है वो मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। उन दोनों को मेरे पैसों से प्यार था, मुझसे नहीं।
अभी भी मेरा बेटा हिंदुस्तान में बैठा हमेशा पैसों की मांग करता रहता है। अगर मैं पैसे नहीं भेजूंगा तो वो यहाँ आकर मुझे और भी मानसिक पीड़ा देगा। सुनंदा ने उन्हें ढांढस देते हुए कहा, राजेश कुमार जी, गम की अंधेरी रात के बाद सूर्य का प्रकाश भी आएगा। ये तो प्रकृति का नियम है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पूरी निष्ठा से आपके जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास करूंगी। सुनंदा की सच्ची सहानुभूति पाकर राजेश कुमार की आंखें भर आईं। वो बोले, जीवन में किसी ने मुझे प्यार नहीं किया। तुम्हारा स्नेह भरा आश्वासन पाकर मुझे कितना सुकून मिला है, ये मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। मैं जल्दी से जल्दी विवाह करना चाहता हूँ। तुम अपनी सहमति दे दो। बस 2 दिन में ही हम विवाह कर लेंगे। सुनंदा ने अपनी सहमति दे दी। सुनंदा और राजेश कुमार विवाह बंधन में बंध गए। सुनंदा ने पाया कि राजेश कुमार सचमुच एक आदर्श पति हैं। सुनंदा ने सोचा कि वो भी एक आदर्श पत्नी के समान राजेश कुमार की सेवा करके उनके अतीत की काली परछाइयों को दफन कर देगी। राजेश कुमार ने अपना पूरा कारोबार सुनंदा को सौंप दिया। सुनंदा सुचारू रूप से उनका कारोबार देखने लगी। धीरे धीरे करके हिंदुस्तान राहुल को पैसे भेजना कम कर दिया। एक दिन अपने प्रति सुनंदा का प्यार तथा योग्यता देख राजेश कुमार ने अपनी वसीयत में सुनंदा के नाम सब कुछ लिख दिया। राहुल के लिए उन्होंने सुनंदा से कहा, मैंने उसको उसके पैरों पर खड़े होने लायक बना दिया है, अब मैं उसे कोई पैसा नहीं भेजूंगा। सुनंदा तो यही चाहती थी। उसको कुछ करना भी नहीं पड़ा और उसका काम बन गया। जब कई महीनों तक राहुल को पैसा नहीं मिला तो वो बौखला गया। उसने एक कड़ा सा पत्र राजेश कुमार को लिखा। राहुल को पता नहीं था कि उसके पिता ने विवाह कर लिया है। वो लंदन आने की सोच रहा था कि राजेश कुमार को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। लंदन में सभी उनके मित्रों को पता चल गया था कि राजेश कुमार ने अपने नालायक बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। समाचार पत्र में अपने पिता की मौत को पढ़कर वो लंदन रवाना हो गया। घर पहुंचने पर जब उसने सुनंदा को वहां देखा तो वो बेहयाई से हंसकर बोला, कहिए अब यहाँ आप क्या कर रही हैं? यहाँ कोई नया छोकरा फंसा है? अभी तक सुनंदा अपना क्रोध रोके थी, पर वर्षों से हृदय के कोने में छुपा ज्वालामुखी जो धधक रहा था, उसे केवल अवसर की प्रतीक्षा थी। अवसर पाते ही वो ज्वालामुखी फूट पड़ा। वो गरज कर बोली, मेरे घर से चुपचाप निकल जाओ वरना नौकरों से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। मैं इस घर की मालकिन हूँ। वहां बैठे सभी लोगों ने कहा, आपके पिता ने सभी कुछ सुनंदा देवी के नाम लिख दिया है, आपको वो संपत्ति से बेदखल कर गए हैं। व्यंग से मुस्कुराकर सुनंदा बोली, राहुल, अब तुम सड़कों पर भीख मांगो, तुम्हारे पास कोई गुण तो है नहीं। गुस्से से राहुल का चेहरा लाल हो गया। वो चीख कर बोला, तुमने धोखे से मेरे पिता की संपत्ति अपने नाम लिखवा दी, मैं कोर्ट में तुम्हें घसीटूंगा। सुनंदा उसे चिढ़ाती हुई बोली, किस बुनियाद पर तुम कोर्ट में जाओगे? मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ। कोर्ट में हम दोनों का विवाह हुआ है। ये संपत्ति उनकी कमाई हुई है, वो जिसे चाहे दे सकते हैं। तुम जैसे नालायक लड़के को न देकर वो मुझे दे गए, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। सुनंदा बोली, राहुल, तुमने अपने पिता को और मुझे मानसिक पीड़ा दी है, अब तुम भी भोगो। अब तक तुम बहुत मौज कर चुके हो, अब अभी मेरे घर से निकल जाओ वरना मेरे नौकर तुम्हें निकाल बाहर करेंगे। क्रोध से कांपता राहुल बोला, तुम्हें देख लूंगा। सुनंदा के मुंह से निकला, लोग ठीक ही कहते हैं कि बेमेल रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता। arparedio.com की प्रस्तुति ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है। लेखिका श्रीमती शकुंतला बृजमोहन। वाचक स्वर संज्ञा टंडन।